Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Chandan Kumar, Physics Faculty, Goal Institute. Today we will discuss solution of AITS which was held on 26th of November 2023. हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पहला सवाल है, क्या बोला जा रहा है? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल satisfies the relation phi equal to 60 square plus 40 plus 12 Weber, where t is the time in second, the EMF induced in the coil at t equal to 2 second. phi दे रखा है जी, phi क्या दे रखा है? phi है 6t square plus 4t plus 12 Weber, ठीक है। और हमसे इसमें बोला जा रहा है कि EMF कैलकुलेट करो। हम लोग जानते हैं EMF क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, है ना। तो हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो डी फाई अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12t प्लस 4। अब हमें चाहिए EMF कब? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो इसको पुट कर देंगे 12 इंटू 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 24 प्लस 4, है ना, और हो जाएगा 28 वोल्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फर्स्ट ऑप्शन 28 वोल्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला जा रहा है अ 600 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर is kept perpendicular to a magnetic field 7.5 into 10 to the power minus 5 Tesla. When the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.2 second, the EMF induced in the coil will be. चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है इसके अंदर। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि कितना है 600, ठीक है। और क्या दे रखा है जी? एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है? एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, ठीक है। ओके, अब बोला जा रहा है व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जा रहा है, ठीक है, अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस इन 0.2 सेकेंड। कितना टाइम में? डेल्टा टी दे रखा है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। और हमसे EMF कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। EMF हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा फाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n इंटू बी इंटू ए अपॉन डेल्टा टी। n कितना है 600, b कितना है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक, क्लियर है? ओके, और एरिया कितना है 0.2 और डेल्टा टी है हमारे पास 0.2। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। हमने सवाल में से नंबर ऑफ टर्न्स लिख लिया, एरिया लिख लिया लूप का, मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया, और जितना टाइम में हम लोग उसको टर्न कर रहे हैं, कितना से टर्न कर रहे हैं 90 डिग्री से, है ना। तो कितने का फ्लक्स चेंज आ जाएगा जी? तो NBA cos 90 माइनस cos 0 दैट इज NBA आ जाएगा। तो NBA की जगह पे हमने पुट कर लिया, ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हो गया 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो सवाल पढ़ते हैं।
A wire loop is rotated in magnetic field. The frequency of change of direction of the induced EMF is. देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक वायर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर एक लूप को रोटेट किया जा रहा है, ठीक है। तो जब रोटेट करेंगे तो हमें पता है जो ईएमएफ जनरेट होता है वो कैसा होता है, साइनोसॉइडल, है ना, ठीक है। अब कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने 2 साइकिल बना दिया है, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, क्लियर है। अब देखिए हमने 2 साइकिल बनाया है, एक साइकिल आपको यहाँ से यहाँ तक दिखेगा और दूसरा साइकिल यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, ठीक। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने बार चेंज कर रहा है, कितना बार चेंज कर रहा है, सवाल के अंदर पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है डायरेक्शन ऑफ, तो देखो इसके इधर ईएमएफ पॉजिटिव था और फिर नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था इस तरफ और इस तरफ नेगेटिव हो गया, तो एक तो यहाँ पे चेंज आया, यहाँ पे नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे चेंज आया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, इस पॉइंट पे चेंज आया, है ना। फिर यहाँ पे देखो इसके आगे भी वही होने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे चेंज हो गया। तो आप देखेंगे कि 2 साइकिल के अंदर 4 टाइम्स चेंज आ रहा है, 4 टाइम्स इन 2 साइकिल, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब एक साइकिल के अंदर कितना बार चेंज हो रहा है। तो एक साइकिल के अंदर कितना बार चेंज होगा बेटा, 2 साइकिल के अंदर 4 बार, तो एक साइकिल के अंदर कितना, 2 बार, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 2, किसका, ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 4th ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, 4th ऑप्शन, क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई डाउट आपके सामने नहीं रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a circuit of resistance 30 ohm increases from 15 to 75 beaver. The amount of induced charge that flows in the circuit is. क्या क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है कि जो फ्लक्स है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है कहां से कहां, तो डेल्टा फाई हम लोग लिख सकते हैं, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये दे रखा है कि 15 से चेंज हो गया और 75 हो गया, 15 से 75 हो गया, तो कितने का चेंज आया, 60 का, तो 60 बीवर का चेंज आया, ठीक है, क्लियर है, सवाल के अंदर गिवन है ना। और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है जी, तो सर्किट का रेजिस्टेंस देख रखा है 30 ओम, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट, तो डेल्टा क्यू का रिलेशन क्या होता है बच्चे, डेल्टा क्यू का रिलेशन होता है डेल्टा फाई अपॉन आर, ठीक। तो डेल्टा फाई हो गया 60 और अपॉन 30 कितना चार्ज हो गया, 2 कूलम चार्ज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। ओके, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एमआरआई एक मशीन होता है जिसके अंदर स्कैन किया जाता है, बॉडी का स्कैन, है ना, हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा आपने। फॉर एमआरआई a patient is slowly pushed in a time of 5 seconds within the coil of
magnet where magnetic field B equal to 3 Tesla. If the patient trunk is 1.2 meter in circumference, the induced EMF around the patient trunk is. देखिए क्या बोला जा रहा है, दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है जी, वो है 3 टेस्ला, ठीक। और जो बोला जा रहा है कि जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस डेट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर जो है वो कितना है 1.2 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा बेटा 1.2 अपॉन 2 पाई, और लिख सकते हो तो ये हो जाएगा 0.6 अपॉन पाई, 0.6 अपॉन पाई। ये हो गया रेडियस, ठीक है। हमें रेडियस मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, और कितना टाइम में पुश किया जा रहा है, तो ये डेल्टा टी है, और वो कितना है, ये है 5 सेकेंड, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा फाई लिखेंगे तो हो जाएगा बी इंटू ए अपॉन डेल्टा टी, और बी कितना है, बी दे रखा है सवाल के अंदर 3। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई, और आर हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.6 अपॉन पाई का स्क्वायर अपॉन टाइम आ जाएगा नीचे 5 सेकेंड, ठीक है। किसी तरह का कोई समस्या नहीं, ओके। अब ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए पाई स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 3 इंटू 0.6 का स्क्वायर करोगे तो 0.36 हो जाएगा। नीचे पाई स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर पाई है तो नीचे पाई आ जाएगा, एक पाई रह जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 पाई। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 68.8 मिली वोल्ट, 68.8 मिली वोल्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो किसी तरह का कोई समस्या नहीं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है, 5 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ओके, तो अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम क्या होता है, तो एम होता है म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, है ना। अब आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, गलत बात है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, सही बात है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। आसान सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। तो अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए 7 में क्या बोला जा रहा है, द करंट थ्रू अ कॉइल of self inductance 2 milli Henry is given by I equal to t का पावर 3 e का पावर minus 2t at time t second. How long it will take to make the EMF 0? ध्यान से पढ़िए सवाल को। क्या बोला जा रहा है, सवाल में दे रखा है कि जो इंडक्टेंस है वो है 2 मिली हेनरी, है ना, और जो करंट है I वो I है टी क्यू ई का पावर माइनस 2t, ठीक है। अब ईएमएफ क्या होता है बच्चे, ईएमएफ होता है एल डी आई अपॉन डी टी। ईएमएफ क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा ईएमएफ को 0 होने में। तो ईएमएफ 0 कब होगा, फॉर ई इक्वल टू 0,
ई को अगर जीरो करना है मतलब डी आई अपॉन डी टी को जीरो करना पड़ेगा, और डी आई अपॉन डी टी को जीरो करना है मतलब आई के जगह पे क्या लिखेंगे, टी क्यू ई का पावर माइनस 2t अपॉन डी टी। एक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक, क्लियर है। अब इस वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, ये हो गया u और ये क्या हो गया, ये हो गया v, है ना। ये u हो गया और ये v हो गया। ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएशन आता होगा u इंटू वी का, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा u dv। अगर डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ये टी क्यू एज इट इज रह जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2t एज इट इज रह जाएगा और इंटू माइनस 2 आ जाएगा, प्लस ये तो u का हो गया, v का कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर e का पावर माइनस 2t और इक्वल टू 0। किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बस जस्ट डिफरेंशिएट किया है मैंने। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा, तो टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर ई का पावर माइनस 2t एक कॉमन है, देखेंगे तो इधर इस तरफ बच जाएगा माइनस 2t और इस तरफ बच जाएगा प्लस 3 और इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ से ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो t का वैल्यू क्या आ रहा है 3/2। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया जी, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगा आपको। सवाल देख लीजिए, सवाल के अंदर जो कुछ बोला जा रहा था वैसे वैसे मैंने प्रोसीड किया है और आपके सामने आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला जा रहा है, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर प्लेस्ड इन सेम प्लेन विद देयर सेंटर कॉन्साइडिंग। क्या बोला जा रहा है कि दो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप हैं, रेडियस एक का r1 है दूसरे का r2 है, दोनों को एक ही प्लेन में रखा गया है और दोनों का सेंटर एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि जो r1 है वो r1 जो है वो r2 से बड़ा है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस m बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एक्चुअली में हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए रिलेशन बनाना है। तो चलिए करते हैं इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या बोला जा रहा है, तो इसके अंदर बोला जा रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप हैं, देख सकते हैं आप, है ना, और एक का रेडियस है r1 और दूसरे का है r2। तो जो छोटा वाला है जी वो r2 है और बड़ा वाला जो है वो है r1। ठीक, सेम प्लेन में है, सेंटर कॉन्साइड कर रहा है, जैसा कुछ बोला जा रहा है वैसा ही मैं कर रहा हूं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना पड़ेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बाहर वाले लूप में करंट फ्लो करवा देते हैं I। और अगर मैं बाहर वाले में करंट फ्लो करवा दूंगा तो मैं बाहर वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B लिख सकता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड B जो सेंटर पे हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r1। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2r1। ठीक, अब जब मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख लिया तो फ्लक्स थ्रू अ स्मॉलर लूप लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू अ स्मॉलर लूप फाई। और ये फाई कितना हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा b इंटू ए। बी कितना है जी, हमने अभी कैलकुलेट किया है म्यू नॉट I अपॉन 2r1। और एरिया अगर लिखेंगे स्मॉलर लूप का तो हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां पे आप फ्लक्स देख रहे हैं,
फ्लक्स जो हमारे सामने आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है म्यू नॉट आई पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, है ना। और फाई को बेटा हम लोग लिख सकते हैं m इंटू आई। क्या लिख सकते हैं, m इंटू आई। तो यहां से m जो आएगा हमारे सामने, हमारे पास वो होगा आएगा म्यू इंटू पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। और हम लोग बोल सकते हैं कि m जो है वो प्रोपोर्शनल है R2 स्क्वायर अपॉन R1 के। किसके प्रोपोर्शनल है, R2 स्क्वायर अपॉन R1 के। और अगर ऑप्शन देखेंगे ध्यान से तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, R2 स्क्वायर अपॉन R1। देख सकते हैं, क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए होंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैचिंग करने वाला है, मैच टाइप का सवाल है। इसके अंदर बोला जा रहा है कि अ स्क्वायर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एज शोन इन फिगर। मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम 1 विद द कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट इन द कॉलम 2। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि एक वायर है, ठीक है, और वो करंट कैरी कर रहा है कितना, I, ठीक है, और उसके पास में एक लूप रखा हुआ है, उसके पास में एक लूप रखा हुआ है, और वो जो लूप है वो करंट कैरी कर रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कर नहीं रहा है, मतलब मैं मान रहा हूं। चलिए अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा इस सवाल के अंदर। जैसे अगर मैं पहला कॉलम 1 के अंदर पहला स्टेटमेंट देखूंगा तो उसके अंदर बोला जा रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I इज इंक्रीज्ड। ध्यान से देखिएगा, यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, हम लोग डिसाइड करेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं I के बारे में तो I इंक्रीज हो रहा है। पहला ऑप्शन जो है, पहला स्टेटमेंट है उसके अंदर I क्या है, इंक्रीज कर रहा है पहला स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। और अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहां पे पहले तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसका क्या आएगा, अंदर की तरफ क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक। अब क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है लूप में, और करंट को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। करंट को इंक्रीज करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, अंदर के डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। किस तरीके से इंड्यूस होगा, ताकि वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। तो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होना है तो कैसे हो जाएगा जी, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहेगा तो इस तरीके से, यानी कि इसमें करंट का डायरेक्शन जो आ जाएगा अभी के लिए वो आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट तो ये है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मतलब कॉलम 2 का सेकंड मैच कर रहा है फर्स्ट वाले से। यहां पे बहुत सारा स्टेटमेंट है, हो सकता है एक कॉलम से एक से ज्यादा मैच कर जाए, है ना, पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग आगे भी देखेंगे इसमें। और अगर कॉलम 2 का और भी स्टेटमेंट देखें तो क्या बोल रहा है, वायर विल अट्रैक्ट द लूप, वायर विल रिपेल द लूप। अब सोचो, अब अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसका मतलब इस वाले वायर में इस डायरेक्शन में करंट है और इस वाले वायर में इस डायरेक्शन में करंट है ना। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर दो पैरेलल वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो तो क्या होता है,
रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वायर ए है और एक वायर ए है, तो बेटा इफेक्टिव तो वही होगा ना जो वायर पास है, क्लोज है ना। तो ए वाला सेक्शन क्लोज है और इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट है, मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्सन होने वाला है। इसका मतलब एक और स्टेटमेंट है जो इसमें करेक्ट होगा, वायर विल रिपेल द लूप, यानी कि ए का दो ऑप्शन बन रहा है, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ए का देख लिया। ठीक है, अगला पार्ट देखेंगे, बी पार्ट। बी में क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर बोला जा रहा है कि अगर करंट आई डिक्रीज कर रहा हो, आई क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, तो करंट अगर डिक्रीज कर रहा हो उस केस में क्या होगा, देखिए, तो आई डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर क्रिएट हो रहा है, क्रॉस में, हमने देखा पहले भी। अब करंट डिक्रीज होने का मतलब है कि क्रॉस में, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। तो अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ लूप उसको बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए इसमें करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए करंट क्लॉकवाइज में, है ना। तो बी का जो ऑप्शन बन जाएगा, इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी इन क्लॉकवाइज, यानी कि बी का पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि कॉलम 1 का जो बी है उससे कॉलम 2 का फर्स्ट मैच कर रहा है। ठीक है, अब वापस देख लेते हैं वह अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज होने का मतलब करंट पैरेलल हो गया, पास वाले में ही देखना है क्योंकि वही इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि वो फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो पास वाला क्या है, पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, अट्रैक्शन, यानी कि बी का एक दूसरा ऑप्शन बनेगा क्या, कि वायर विल अट्रैक्ट द लूप, और यह है थर्ड। तो हमारे पास ए और बी का आ गया है, ए और बी का हम लोग देख लेते हैं, है ना। अगर ए और बी से ही क्लियर हो जाता है तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन अगर सेकंड देखेंगे आप, तो ऑप्शन सेकंड के अंदर क्या है, ए का है 2 and 4, सही है ना, और बी का है 1 and 3, सही है। बाकी आप देखेंगे तो 2 and 4 ऑप्शन फर्स्ट ही मैच नहीं कर रहा है कहीं भी, है ना, तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पे करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्लियर है जी, मैं क्या बोल रहा हूं कि कॉलम 1 का ए और बी का कर लीजिए, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन बन रहे हैं उसमें पहला ही ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आगे तो मैच करने का बात ही खत्म हो गया, है ना। पहला ही पार्ट मैच नहीं किया, तो पहला मैच किसके अंदर कर रहा है, सिर्फ 2 के अंदर ही कर रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, in an AC generator when the plane of the armature is perpendicular to magnetic flux, perpendicular to magnetic flux, प्लेन बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। फाई क्या होता है, फाई होता है बी ए कॉस थीटा, है ना। यहां पे बोल रहा है प्लेन इज परपेंडिकुलर, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखना, प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि बी और ए के बीच में एंगल होगा, एंगल थीटा या तो 0 होगा और 180 होगा। ठीक है, तो बेटा फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब 0 हो गया तो फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, और ईएमएफ क्या हो जाता है, डी फाई अपॉन डी टी, डेट इज ये क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, जो भी लिखना है लिखो, है ना। तो ये क्या, ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0, थीटा 0 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड ईएमएफ इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है
ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं? ओके। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, voltage across a pure inductor is represented in figure। वोल्टेज दे रखा है ना, और देखेंगे तो एक कॉस का है, क्या है, कॉस का, तो V हो गया और T हो गया, वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व इन द फिगर विल रिप्रेजेंट द करेंट। करंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो देखो जी, यहां पे देखेंगे तो एक कॉस का ग्राफ है ना, और V क्या होता है? V होता है L di बाई डी टी। क्या होता है? L di बाई डी टी। और हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज एंड करंट के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, और जो पोटेंशियल है, वोल्टेज जो है वो लीड करता है किसके अंदर? इंडक्टर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लीजिए, जो 9 जो π/2 से जो पीछे होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। π/2 से पीछे कौन है? फोर्थ ऑप्शन। तो इसका ग्राफ हो जाएगा दिस, ये हो गया I और ये हो गया T। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फोर्थ ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा? 12 नंबर, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टर इज। ये भी पता है, बताने का जरूरत नहीं है। एवरेज पावर इंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है? 0। क्या होता है? 0, है ना। तो ये भी आपको पता होगा। अगला सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन, 12 का। 13 की तरफ चलते हैं। 13 in a series LCR circuit, the potential drop across L, C and R respectively are 70 volt, 130 volt and 80 volt. Then the source voltage is। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि RLC सर्किट है, RLC सर्किट है। चलिए, और इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चे? इसमें बोला जा रहा है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है किसके किसके अक्रॉस? इंडक्टर के अक्रॉस, कैपेसिटेंस के अक्रॉस एंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो है VL वो दे रखा है और वो है 70 वोल्ट। ठीक है, और VC भी दे रखा है, VC है 130 वोल्ट। ठीक है, और VR है 80 वोल्ट। देन द सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, तो सोर्स वोल्टेज क्या होता है बताइए? सोर्स वोल्टेज हो जाएगा रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है, तो VR हो गया 80 का स्क्वायर प्लस 130 माइनस 70 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 100 वोल्ट। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। किसी तरह का कोई समस्या नहीं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या बोला जा रहा है, वापस एलसीआर सर्किट है। क्या क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट, मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर एंड सब कुछ दे रखा है। तो वी आर भी 60 है, वी एल भी 60 है, वी सी भी 60 है, ठीक है, सब के अक्रॉस 60 है। नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एलोन इज डबल्ड। अब देख लो यहाँ पे वी एल और वी सी 60 है, इसका मतलब कि एक क्या है, रेजोनेंस पे है ना, क्या है, रेजोनेंस पे है। अब क्या बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दिया। तो वैल्यू रेजिस्टेंस, पहले अगर करंट हम लोग लिखते आई तो क्या लिखते, V अपॉन Z, है ना, और यहां से आप देखेंगे तो Z भी R के बराबर ही आएगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, दोनों जगह 60-60 है, तो Z किसके बराबर आता, R के बराबर। तो I होता V अपॉन Z और पहले था V अपॉन R। अब नया वाला जो करंट है I, वो हो जाएगा V अपॉन Z और हो जाएगा V अपॉन 2R, और करंट हो जाएगा I/2। करंट क्या हो जाएगा, I/2। करंट क्या हो गया, I/2, ठीक है। तो करंट तो I/2 हो गया। अब पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब जब VR लिखोगे तो क्या लिखोगे, अब लिखोगे I इंटू 2R। तो I हो गया कितना, I हो गया I/2, I डैश इंटू 2R, तो I/2 और इंटू 2R। तो यहां वापस IR पहले वाला ही आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा, ये पहले दे रखा था IR कितना था, 60 वोल्ट। तो बेटा जो रेजिस्टेंस है उसके वोल्टेज में तो चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन क्या VL भी वही होगा, तो नहीं। अब लिखोगे I डैश इंटू XL। अब I डैश है I/2 और XL तो अभी वही है ना, तो ये कितना हो जाएगा, I इंटू XL 60 था पहले, तो 60 अपॉन 230, है ना। इसी तरीके से आप VC भी लिखेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 60 अपॉन 230। क्लियर है, करंट सर्किट में चेंज हो गया, है ना, तो सर्किट में करंट हाफ हो गया, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हाफ हो जाएगा, कैपेसिटेंस के अक्रॉस हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस चेंज नहीं करेगा। नहीं करने का कारण क्या है, करंट हाफ तो हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, डबल किया, जिसके वजह से हुआ है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही रहेगा जो पहले था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो 60, 30 एंड 30। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढेंगे तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 नंबर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या बोला जा रहा है, इन एन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे क्या होता है जी, तो रेजोनेंस पे होता है सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम, है ना, और पीक करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। द इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, गलत है। द करंट लीड्स एंड वोल्टेज बाई π/2, ये भी गलत है। द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, सही बात है, क्योंकि कैपेसिटर इंडक्टर के इफेक्ट को कंपनसेट कर देता है, बिल्कुल सर्किट से गायब हो जाते हैं दोनों, है ना। तो करंट और वोल्टेज क्या होंगे, दोनों सेम फेज में होंगे। तो 15 का जो करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 16 नंबर। आइए 16 नंबर पढ़ते हैं। इन एन एसी सर्किट voltage V equal to V0 sin omega t and inductor L is equal to L is connected across the circuit, then instantaneous power will be। क्या बोल रहा है कि एक एसी सर्किट के अंदर वोल्टेज दे रखा है VT, और वो VT क्या है, वो VT है V0 sin omega t, V0 sin omega t, ठीक। देन इंस्टेंटेनियस पावर, तो बेटा पहले तो आपको करंट लिखना पड़ेगा। तो VT अगर ये है, और सर्किट कैसा है, सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ इंडक्टर है, ठीक है।
तो जब करंट लिखेंगे IT, है ना, तो IT क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V0 अपॉन XL, करंट हो जाएगा V0 अपॉन XL। अब तुम्हें पता होना चाहिए इंडक्टर के अंदर करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करता है, कितना से लैग करता है, π/2 से, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। और इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ V0 अपॉन XL, है ना, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये हो गया IT। तो हमने वोल्टेज दे रखा था, हमने करंट लिख लिया किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब पावर अगर लिखोगे, इंडक्टिव सर्किट में लिख रहे हैं, तो हो जाएगा VT और इंटू IT, तो वोल्टेज हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी और इंटू करंट हो जाएगा V0 अपॉन XL, माइनस में तो माइनस आ जाएगा, आगे लिख देता हूं, कॉस ओमेगा टी, तो हो जाएगा जी V0 स्क्वायर अपॉन XL, माइनस में आगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ऐसा करते हैं बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, तो हो जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन 2XL, ठीक है। और 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये हो जाता है साइन 2 ओमेगा टी, तो यही हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। अब हम लोग ढूंढते हैं ऑप्शन, और अगर ऑप्शन ढूंढेंगे तो ये आएगा 16 नंबर का पहला ऑप्शन है V0 स्क्वायर अपॉन 2XL, XL को आप लिख सकते हैं, XL को आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, ठीक है ना, तो यहाँ पे ओमेगा इंटू एल लिखा हुआ है ऑप्शन में, है ना, तो V0 स्क्वायर अपॉन 2XL साइन 2 ओमेगा टी, और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग, चलिए। अगला सवाल है 17 नंबर, तो 17 नंबर देखिए, सवाल पढ़िए ध्यान से। 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 17 नंबर के अंदर बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग RLC सर्किट इन विच रेजिस्टेंस दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है। द EMF ऑफ सोर्स गिवन है 20 साइन ओमेगा टी, फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन 15 मिनट, है ना, तो कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा 15 मिनट में, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, तो पहले तो लिख लेते हैं सब कुछ। तो रेजिस्टेंस है 24 ओम, जो भी डेटा गिवन है उसको लिख लेते हैं, है ना। एक्सेल कितना है, एक्सेल है 30, ठीक है, और XC दे रखा है 12 ओम, ठीक है, ओके। द EMF ऑफ सोर्स इज गिवन बाय, और EMF दे रखा है V इक्वल टू V0 20 साइन 100 पाई टी, ये वोल्टेज दे रखा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और पूछ रहा है कि कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो एनर्जी डिसिपेट करने के लिए पहले तो हम लोग इसमें से Z निकालते हैं, तो Z क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम Z निकालते हैं, तो 24 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 576, और ये हो जाएगा 324, और ये हो जाएगा 9
900 और Z आएगा 30 ओम। तो हमने Z कैलकुलेट कर लिया, पहला काम तो ये कर लिया। अब दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या, तो IRMS लिखते हैं। तो IRMS कितना हो जाएगा जी, तो IRMS हो जाएगा VRMS अपॉन Z। और VRMS तो यहां से लिख ही सकते थे, VRMS हो जाएगा 20 अपॉन √2, दैट इज 10√2, है ना। RMS करंट क्या होता है, RMS वोल्टेज या RMS करंट क्या होता है, V0 अपॉन √2 और I0 अपॉन √2। तो ये 10√2 था, तो 10√2 और Z क्या हो गया 30, तो ये कट गया और ये IRMS आया √2 अपॉन 3, है ना। और हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा H, है ना। तो H क्या हो जाएगा जी, H हो जाएगा I² RMS R इंटू T, है ना। तो I² कितना, सॉरी √2 अपॉन 3 था, तो IRMS के जगह पे लिखते हैं √2 अपॉन 3 का स्क्वायर, क्लियर है ना। और R के जगह पे लिखते हैं रेजिस्टेंस कितना है 24 और टाइम है 15 मिनट, तो मिनट है सेकंड में लिखेंगे तो 15 इंटू 60, क्लियर है। और ये हो जाएगा देखिए 2 अपॉन 9 24 15 60, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब कर लो कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 2300, 24 4800 जूल। कितना आ रहा है जी 4800 जूल। और करेक्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 4। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो समझ गए होंगे कि हमने क्या किया, हमने Z निकाल लिया, Z से हम लोगों ने करंट निकाल लिया, RMS करंट, है ना। VRMS तो डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ से, फिर IRMS लिख लिया। हीट जो भी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा I² RMS इंटू R इंटू T, ठीक है। और पुट कर दिया वैल्यू और सॉल्व कर लिया, क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर के अंदर क्या है, एन ऑल्टरनेटिंग EMF इज अप्लाइड अक्रॉस अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C एंड इंडक्टेंस L if IR, IL, IC are the current through R, L and C respectively, then diagram which correctly represent the phase relation among IR, IL, IC and source EMF। ये आपको पता है जी, इसको मैं बना देता हूँ, आपको भी पता होगा। देखिए अगर ये सोर्स EMF है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट तो वही होता है जो भी सोर्स लगाओगे, ठीक है। अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा दो चीज, IPL और CCL। IPL का मतलब इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, CCL का मतलब क्या होता था, पहले होता था ना कुछ क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट लीग जो भी होता होगा। तो यहाँ पे IPL का मतलब क्या है, तो इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर I से पोटेंशियल
है ना, पोटेंशियल लीड करेगा। ठीक है, CCL का मतलब कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। याद रखना आसान है, बस याद रखना कि L का मतलब लीड है, लैग नहीं। लैग भी L से ही होता है ना, तो हम यहाँ पे लीड के लिए लिखते हैं। तो IPL मतलब इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, CCL कैपेसिटेंस में करंट लीड करेगा। क्लियर है? अब बना दीजिए, खत्म हो गया, है ना। तो अब बता, इंडक्टर में कौन लीड करता है? पोटेंशियल। तो करंट क्या करेगा? लैग करेगा। तो IL इस तरफ आ जाएगा, है ना। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, तो पोटेंशियल लीड करेगा, करंट लैग करेगा ना, तो पीछे की तरफ आ गया। ठीक है। और कैपेसिटर के अंदर कौन लीड करता है? करंट। करंट तो इधर IC हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ग्राफ है जिसमें IC ऊपर हो, IL नीचे हो। तो ये थर्ड ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? किसी तरह का कोई समस्या नहीं। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नंबर, a lamp consumes only 50√3% of peak power in an AC circuit. What is the phase difference between applied voltage and circuit current? क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 पे कि जो पीक पावर है ना, पीक पावर वैसे पावर होता है क्या? VRMS, IRMS, cos फाई। तो cos फाई 1 हो जाएगा पीक पे, तो इसका मतलब VRMS इंटू IRMS, इसको P बोल दे रहा हूं। ठीक है, ये पीक है। A lamp consumes 50√3% ऑफ क्या? पीक पावर। तो पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, और ये पावर जो है वो कितना है? ये है 50√3। परसेंट में लिखा हुआ है तो 100 से डिवाइड करेंगे, इंटू VRMS IRMS इक्वल टू P की जगह पे लिखा है VRMS इंटू IRMS, तो VRMS इंटू IRMS cos फाई। देखो जी, ये जो पावर है वो पीक पावर का इतना परसेंट है, तो परसेंट है तो 100 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो चलिए, तो ये कट गया, यहाँ बचा √3/2 और इस तरह बचा cos फाई। तो फाई इक्वल टू आ गया π/6 और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। चलिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए, तो 19 नंबर हो गया। 20 नंबर, the output sinusoidal current versus time curve of rectifier is shown in the figure. The average value of output current in this case, average value of output current, है ना। आपको पता है, हाफ साइकिल में निकाल लो। हाफ साइकिल में क्या होता था? अरे हाफ साइकिल में जो एवरेज करंट होता था वो क्या होता था? एवरेज करंट होता था 2I0/π, है ना। अब इसी तरीके से कर लो, सबका एक ही होता है, इसका भी क्या हो जाएगा? 2I0/π। तो इसको बनाने का जरूरत नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 2I0/π। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21,
देखिए अ कॉम्प्लेक्स करंट वेव इज गिवन बाय I इक्वल टू 8 प्लस 8 साइन 100 पाई टी. इट्स एवरेज वैल्यू ओवर वन टाइम पीरियड इज गिवन एज. ध्यान से देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक करंट का इक्वेशन दे रखा है जो कि है I इक्वल टू 8 प्लस 8 साइन 100 पाई टी, है ना. ऐसा एक इक्वेशन है. अब इसका एवरेज वैल्यू पूछ रहा है ओवर वन टाइम पीरियड, मतलब वन साइकिल के अंदर इसका एवरेज वैल्यू. तो अगर एवरेज वैल्यू इसका लिखना है, मतलब इस पूरे करंट का 8 प्लस 8 साइन, ओहो बार बार मिस कर जा रहा है, पाई टी, है ना. अब इसमें आप देखेंगे तो दो पार्ट है, एक डीसी वाला पार्ट है और एक साइनोसाइडल वाला पार्ट है. तो एवरेज डीसी का प्लस एवरेज 8 साइन 100 पाई टी का. तो बेटा डीसी का जो कांस्टेंट है उसका एवरेज भी वही होता है, तो इसका तो 8 हो गया, है ना. और साइन ओमेगा टी याद करो हम लोगों ने किया था, एक साइकिल में देखोगे तो यही ग्राफ था ना जी, यही ग्राफ था ना. तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव. तो एक साइकिल में क्या होगा, हाफ साइकिल में होता था इसका 2I0 अपॉन पाई, एक साइकिल में क्या होता था 0 होता था, है ना. तो इसका एक साइकिल में जब एवरेज लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो 0 आना है ना. एक साइकिल में क्योंकि जितना चार्ज फ्लो किया पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में फ्लो किया, तो नेट चार्ज फ्लो क्या हो गया 0. तो नेट चार्ज जब फ्लो 0 हो गया तो एवरेज करंट भी क्या हो जाएगा 0. तो ए वाला पार्ट का एवरेज 0 आता है. तो आंसर है 8 एम्पियर. तो 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3. क्लियर है, क्लियर है. चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे. 22 के अंदर क्या बोला जा रहा है, 22 के अंदर बोला जा रहा है अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड ऑन अ 2200 वोल्ट लाइन to deliver 44 ampere at 132 volt at the secondary coil. If the efficiency of transformer is 88%, the current drawn from the line is. ध्यान से देखिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ना. इसमें आपको वोल्टेज दे रखा है इनपुट का, मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज दे रखा है कितना 2200 वोल्ट. ठीक है. करंट प्राइमरी साइड का साइड फाइंड आउट करना है, हाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है. और हमें सेकेंडरी साइड का वोल्टेज दे रखा है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है 132 वोल्ट, ठीक है. और करंट है सेकेंडरी साइड का 44 एम्पियर, 44 एम्पियर. अब जब एफिशिएंसी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट. और ये क्या दे रखा है आप देखेंगे तो ये दे रखा है 88%, तो ये हो जाएगा बेटा 0.88. ठीक है. तो आउटपुट में लिखेंगे क्या 132 इंटू 44 और इनपुट में 2200 और इंटू IP इक्वल टू 0.88. तो इस तरीके से IP कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 132 इंटू 44 अपॉन 0.88 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 एम्पियर. सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 3 एम्पियर, है ना. तो 22 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, आसान था, सिर्फ एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था. अगला सवाल देखेंगे हम लोग इसी तरीके से 23 नंबर. चलिए
23. Which of the following combination should be selected for better tuning of LCR circuit used for combination? है ना, तो इसके लिए बेटा क्या होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर जो है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1/R रूट L/C, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, है ना। तो इसका वैल्यू जिसके अंदर ज्यादा होगा वही सुटेबल होगा, वही ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ आप ध्यान से देख लो, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा कब होगा, जब L बड़ा हो और R एंड C क्या हो, छोटा हो। तो देख लेते हैं, हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें L मैक्सिमम हो। तो L मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो पहले वाले में है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, है ना 4.5। और R एंड C क्या चाहिए, मिनिमम। तो R एंड C मिनिमम है, वो भी फर्स्ट वाले के अंदर ही है ना। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, R और C मिनिमम है और L मैक्सिमम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अगला सवाल चलिए, स्टेटमेंट बेस्ड है 24 नंबर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। सही बात है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपगेटिंग वेव कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द सोर्स। ये भी सही है ना। तो यार बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है, द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड of electromagnetic wave in a certain region of free space is given है, then the average magnetic field in same region is of order of। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाता है, 25 नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 12 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ओके। और हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, C होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और B इक्वल टू होता है E/C। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 3 इंटू 10⁸ और ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻13। सही ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन बनेगा सेकेंड। क्या बनेगा, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड ऑप्शन बन रहा है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलेंगे 26 भी बच्चे तुम्हें पता होगा, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में हो जाता है 2I/C। रेडिएशन प्रेशर फॉर्मूला है ये, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो एब्जॉर्बिंग होगा कंप्लीटली ब्लैक बॉडी, तो I/C हो जाएगा। ठीक है, तो 2I/C तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसमें तो आपको याद होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, 27 की तरफ चलते हैं। 27 में क्या बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है E×B, है ना। तो क्या होना चाहिए, तो C बोल रहा है कि C जो है वो किस तरफ है, तो I के अलोंग है, X के अलोंग। ठीक है, तो I तो इधर की इस तरफ E क्या होना चाहिए, E×B में E क्या होना चाहिए, E होना चाहिए किधर, J के अक्रॉस, E0J, E अगर लिखना हो तो, है ना। और B क्या लिखना चाहिए, B0 के। तो J×K क्या होता है, I। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन।
है ना। तो जस्ट आपको ई क्रॉस बी करके देखना था, वो किधर होना चाहिए, आई आना चाहिए। तो आई क्या होगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं 28 नंबर। A parallel plate capacitor of capacitance 30 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate of 4 volt per second. The conduction current through the connecting wire and the displacement current through the place of the capacitor would be respectively. हाँ, 28 के अंदर क्या बोल रहा है कि C जो है वो है 30 माइक्रोफैराड और dV/dt ये दे रखा है 4 वोल्ट पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट करंट ID होता है C इंटू dV/dt भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 30 माइक्रोफैराड इंटू 4, तो हो जाएगा 120 माइक्रो एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट। और ऐसे भी आप लिख सकते थे Q जो होता है वो क्या होता है, CV, तो dQ/dt एक कहलाएगा कंडक्शन करंट और dQ/dt को आप लिख सकते हैं C dV/dt जो कि बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट करंट के। तो एक कंडक्शन करंट और ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होते हैं। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या बोला जा रहा है, द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 0.2 एंड 0.8 माइक्रोफैराड रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कंडेंसर विल बी। ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि दो कैपेसिटर है और वो सीरीज में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ठीक है, तो जब अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इन पे चार्ज क्या होगा, दोनों पे सेम होगा, Q एंड Q, है ना। और एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, Q²/2C। अब यहां पे Q रहने वाला है कांस्टेंट क्योंकि है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर Q कांस्टेंट है मतलब U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा C, और हम लोग लिख सकते हैं U1/U2 मतलब स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगा C2/C1। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, तो हो जाएगा 0.8/0.2 और हो जाएगा 4:1 और करेक्ट ऑप्शन आएगा 29 का सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। ओके, अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम कंटेन्स 50 डिविजन्स। इट गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन ऑन पासिंग a current of 2 into 10 to the power minus 4 ampere. The resistance to be added to it so that it may become a voltmeter of range 7.5 volt is. ध्यान से देखिएगा, इस सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम। ठीक, और क्या बोला जा रहा है कि इसके अंदर 50 डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50, और डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन, एक डिवीजन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है जब करंट फ्लो करता है 2 into 10 to the power minus 4 एम्पियर। तो हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट लिख सकते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और इसको हम लोग बोल रहे हैं IG, और IG कितना हो जाएगा,
ए आई जी हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 है ना। 50 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 तो हो जाएगा 10 टू द पावर -2 एम्पियर। ये हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। हमने क्या किया, 1 डिवीजन के लिए इतना करंट चाहिए तो 50 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है द रेजिस्टेंस टू बी एडेड टू इट सो दैट इट मे बिकम्स वोल्ट मीटर। अब इससे वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, हाई रेजिस्टेंस RH, तब क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। अब इसका रेंज कितना होना चाहिए वोल्ट मीटर का, तो V जो होगा वो क्या हो जाएगा, IG RG प्लस RH, यही होगा ना, ठीक है। अब V हमें बोल रखा है कितना चाहिए, 7.5 चाहिए। IG है 10 टू द पावर -2, RG है 50 और RH हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां से अगर इसको इस तरफ ले आओगे तो ये 750 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 प्लस RH, और इसको फर्दर लिखोगे तो RH हो जाएगा 750 माइनस 50 700 ओम। क्या हो जाएगा, 700 ओम, ठीक है। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, 700 ओम। क्लियर है। तो इस तरीके से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 30। 31 की तरफ मूव करेंगे हम लोग, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31। The current is flowing in north direction along a power line. The direction of magnetic field. अब देखो, A है, ऊपर है नॉर्थ, हो गया साउथ, इस तरफ हो जाएगा ईस्ट और इस तरफ हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। द करेंट इज फ्लोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन अलोंग अ पावर लाइन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द पावर लाइन, मतलब इससे ऊपर इधर किसी पॉइंट पे, ध्यान दीजिए ये पावर लाइन है, इसमें करंट इस तरफ जा रहा होगा या इस तरफ जा रहा होगा, जो भी हो ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पता करूंगा, जो मेरे पास रूल है, मैं थंब के डायरेक्शन में करंट रखता हूँ, सॉरी करंट के डायरेक्शन में थंब को रखता हूँ और जिस तरफ ऑब्जर्व करना होता है उस तरफ 4 फिंगर को ओपन करता हूँ। तो मेरे लिए तो ये डायरेक्शन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, इस तरफ क्या है जी, इस तरफ है ईस्ट। तो सही ऑप्शन होगा इसका सेकेंड ऑप्शन, ईस्ट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। 32 देख लेते हैं। 32 द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट इज 1.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट m दे रखा है 1.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डायमेंशन दे रखा है, मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम आप लिख सकते हैं 12 इंटू 4 इंटू 2 10 टू द पावर -6। तो ये हो जाएगा 96 इंटू 10 टू द पावर -6। और हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 96 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पियर पर मीटर। और आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th,
क्लियर है जी, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। ओके, तो ये हो गया 32। अब हम लोग चलेंगे 33 की तरफ, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर क्या है? टू सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड टुगेदर इन 3 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ इन 3 केसेस विल बी। अब देखो, इसको किसी भी तरीके से रखो, फोकल लेंथ में फर्क नहीं पड़ता, सब में सेम आएगा। तो 33 का आंसर आप चाहे ऐसे ज्वाइन कर लो, चाहे ऐसे ज्वाइन कर लो, फर्क नहीं पड़ता। सब के केस में फोकल लेंथ क्या आएगा? एफ आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, 1:1:1, सब में फोकल लेंथ सेम होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। 34 बोला जा रहा है टू पोलराइड P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो पोलराइड है, एक ऐसे है ना, और एक इधर है ना, ये 90 डिग्री पे है, इसको 0 डिग्री मान लो, ठीक है। इसको P1 और इसको P2 बोल रहे हैं। अनपोलराइज्ड लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1। यहां पे I0 फॉल कर रहा है। आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? I0/2 है ना, क्या हो जाएगा? I0/2। अनपोलराइज्ड लाइट जब पास करता है पोलराइजर से तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, हमें पता है, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1, ठीक है। और थर्ड पोलराइड P3, इसके बीच में कोई तीसरा रख दिया P3, और ये कितना एंगल पे है जी? ये है 30 डिग्री पे। तो यहां पे जो हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया I0/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, और फिर वापस इस पे गिरा तो इन दोनों के बीच में कितना का? 60 डिग्री का। इतना इसके बीच में कितना का? 30 डिग्री का। तो वापस लाइट इस तरफ जो आएगा वो हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर 30 तो था ही, अब वापस 60 डिग्री पे है तो इंटू cos स्क्वायर 60 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको आप लिख लीजिए, फाइनल इंटेंसिटी है तो I0/2 cos स्क्वायर 30 लिखेंगे तो हो जाएगा 3/4 और हो जाएगा 1/4, तो 3I0 16 32, तो P2 हो जाएगा कितना? 3I0/32 और ऑप्शन हो जाएगा 3। क्लियर है? क्लियर है जी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो अब चलेंगे 34 कंप्लीट हो गया, 35 की तरफ। ओके, 35 नंबर। A body is projected with velocity u. It passes through a certain point above the ground after t second. The time interval after which the body passes through the same point during the return journey. देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल को फेंका गया यहां से। अब पार्टिकल को फेंकोगे तो ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा, है ना। कितना से फेंका? u से। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u/g। कितना हो जाएगा? 2u/g। अब कुछ टाइम बाद, है ना, कुछ टाइम बाद, कितना टाइम बाद? t टाइम के बाद। कहीं इधर है, मान लेते हैं ये वाला टाइम कितना हो गया? t, यहां से यहां तक। अब हम लोग जाते हैं, जितना सेम हाइट पे जाने में टाइम लगता है उतना ही आने में लगता है, तो t। हमसे क्या पूछ रहा है कि इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड आफ्टर टाइम t टाइम के बाद पास किया। द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, मतलब हमसे ये वाला टाइम पूछ रहा है जी। तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा? ये वाला अगर आपको टाइम लिखना है
तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम कितना है 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2t, तो 2 कॉमन ले लिया, u/g माइनस टी, है ना, 2u/g माइनस टी। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, ओके। चलिए 36 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है अ शिप एक्स मूविंग ड्यू साउथ विद अ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। देखो जी, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ शिप एक्स वाले का जो वेलोसिटी है वो है 20 माइनस जे कैप, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, और ये ऑब्जर्व करता है किसको, बाई को, मतलब वेलोसिटी ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको दिखता है वो 20 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इस सवाल के अंदर बोला गया है, यानी कि पहले दे रखा है वेलोसिटी ऑफ शिप एक्स और फिर दे रखा है वेलोसिटी ऑफ शिप बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और फिर हमसे पूछ रहा है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बाई। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बाई माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्स, है ना। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बाई, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वेलोसिटी ऑफ एक्स। वेलोसिटी ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 20 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस 20 जे कैप, ठीक। अब 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप, बेटा इस डायरेक्शन में आने वाला है, आने वाला है कि नहीं है। अब वेलोसिटी ऑफ बाई का अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या आ जाएगा 20√2। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन देखो ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो साउथ ईस्ट। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 36 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है 4th, और ये हो जाएगा 20√2 साउथ ईस्ट। क्लियर है, तो हो गया 36। आगे चलेंगे हम लोग 37 के तरफ। आ जाइए 37 पे। देखिए, द PV diagram of a system undergoing thermodynamics transformation is shown in figure. The work done by system in going from A, B, C is 40 joule and 25 calorie. Heat is given to the system. The change in internal energy between A and C. हाँ, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्क डन दे रखा है कहाँ से कहाँ, A, B, C तक, और वो है 40 जूल। डेल्टा क्यू दे रखा है ना, इसी का सेम ए बी सी का। तो डेल्टा क्यू कितना है, ये दे रखा है 25 कैलोरी, तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 105 जूल। डेल्टा यू हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू है 105 और डेल्टा डब्ल्यू है 40, तो हो गया 65 जूल। क्लियर है, तो 65 जूल हो गया आंसर। 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई समस्या नहीं।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे चलिए। 38 के अंदर क्या है? इफ रेडियस ऑफ अर्थ सडनली श्रिंक्स to half its present value without changing its mass, the period of Earth satellite will not change. टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट आपको पता होना चाहिए, होता है 2 पाई रूट अंडर GMR3/2K, है ना। तो टाइम पीरियड बेटा मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है ना। रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? विदाउट चेंजिंग मास देन द पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट विल नॉट चेंज। सही है कि गलत है? क्या बोल रहा है कि इफ रेडियस ऑफ अर्थ सडनली श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंजिंग इट्स मास, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, देन पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट विल नॉट चेंज। सही स्टेटमेंट है, तो करेक्ट है, नॉट चेंज नहीं करेगा, तो सही बोल रहा है ना। दूसरा, the period of satellite does not depend upon mass of earth। ये गलत बात है, मास पे डिपेंड करता है ना। तो दूसरा गलत हो गया। तो assertion is true but reason is false। करेक्ट ऑप्शन हो गया 3। assertion is true but reason is false। क्लियर है? किसी तरह का कोई समस्या नहीं। 39 की तरफ चलेंगे। 39, calculate the inductance of an air core solenoid containing 400 turns if the length of the solenoid is 20 cm and its cross sectional area is 6 cm square। तो देखिए हमें क्या लिखना है? इसका सेल्फ इंडक्टेंस लिखना है L। ये हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। फॉर्मूला होता है, पुट कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n कितना है? 400 स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 इंटू 10⁻⁻4 और लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 इंटू 10⁻4 हेनरी। क्लियर है? तो हो गया क्वेश्चन नंबर 39 और इसका ऑप्शन है बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, the network shown in the figure is a part of complete circuit if at a certain instant the current I is 6 ampere and decreasing at the rate of 2 into 10⁻³ ampere per second, then VB minus VA is। देखिए क्या बोला जा रहा है? एक सर्किट है, A है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक बैटरी है, फिर एक इंडक्टर है और ये B है, A है, और इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है जी 6 एम्पियर, और यह है 3 ओम, यह है 20 वोल्ट, यह है 4 मिली हेनरी। ठीक है, ओके। और यहाँ पे di/dt नेगेटिव है, घट रहा है करंट, और यह है 2 इंटू 10⁻³ नेगेटिव है। करंट घट रहा है तो बेटा करंट घट रहा है तो ये इस तरीके का बिहेव करने वाला इंडक्टर है ना, ये बढ़ाना चाहेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए से। तो VA लिख लिया। अब हम लोग करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो ये हाई हो जाएगा और ये लो हो जाएगा, मतलब ड्रॉप हो रहा है तो -6 इंटू 3, और फिर हम लो से हाई जा रहे हैं तो गेन हो रहा है तो +20, और वापस मैंने इसका इक्विवेलेंट बैटरी बना दिया है तो हम लोग लो से हाई जा रहे हैं तो हो जाएगा +4 इंटू 10⁻³ है ना, 4 इंटू 10⁻³ और di/dt है, सॉरी प्लस में है, 2 इंटू 10⁻³ है, di/dt हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³
और हम लोग पहुंच गए एंड बी पे। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे, तो वी ए -12 प्लस 20 प्लस 8 इक्वल टू वी बी, और इसको इस तरफ ले जाओ तो वी बी माइनस वी ए, इधर बच जाएगा 28 माइनस 20 और 8 28 माइनस 12, 1 मिनट, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, माफ कीजिएगा। तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, तो 20 और 8 28 माइनस 18 10 आएगा, 10 वोल्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 40 का बनेगा फोर्थ, 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो आ जाइए 41 पे। 41, एन एरोप्लेन इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग, ये लेंथ हो जाएगा जी, और ये है 60 मीटर, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विद द स्पीड 540 दे रखा है किलोमीटर में, है ना, तो 150 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। और वर्टिकल कंपोनेंट है 4 इंटू 10 टू द पावर -4। बेटा जब विंग्स ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, और इसके वजह से जो दोनों विंग्स हैं उनके एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो जाएगा वी बी एल के बराबर। तो वी हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4, वी हो गया 150 और एल हो गया 60, है ना। अब इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 3.6 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 3.6 वोल्ट, और सही ऑप्शन आएगा फर्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 41 का फर्स्ट। क्लियर है। 42 नंबर देखेंगे हम लोग। अब 42 नंबर बढ़िया सवाल है, तो चलिए 42 की तरफ चलते हैं। ठीक, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं बना दे रहा हूं। देखिए, एक वायर है, करंट फ्लो कर रहा है, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड है 2a, ठीक है, और यहां से x डिस्टेंस दे रखा है सेंटर पे, बिल्कुल ठीक है, और ये v वेलोसिटी से भाग रहा है, ठीक है, और करंट आई है, साइड 2a है, the frame moves with right with velocity v, the EMF induced in the frame। देखो बेटा, EMF किस किस में जनरेट करेगा, तो देखो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस नेचर का, और दोनों जगह अलग अलग होगा। यहाँ पे मान लो B1, यहाँ पे मान लो B2, है ना। अब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ एक बैटरी बनेगा और यहाँ पे भी एक बैटरी बनेगा, है ना। तो हमें लिखना है इंड्यूस्ड EMF, तो नेट EMF लिखेंगे ई नेट, तो आएगा E1 माइनस E2, और E1 लिखोगे तो हो जाएगा VB1 इंटू 2A, माइनस E2 लिखोगे तो हो जाएगा VB2 इंटू 2A, तो 2VA B1 माइनस B2, ठीक है। तो 2VA B1 अगर लिखोगे B1 इसके वजह से, तो ये डिस्टेंस बेटा x है और ये a है ना, तो लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट, इसके वजह से I अपॉन 2 पाई x माइनस a, और इस तरफ माइनस हो जाएगा म्यू नॉट। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो म्यू नॉट I 2 पाई, ध्यान देना यहाँ से वाली डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस ए, तो हो जाएगा x प्लस ए। क्लियर है, ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ से जो कॉमन है उसको बाहर मैं निकाल लेता हूँ, तो क्या क्या कॉमन है जो देख लो। तो ऊपर हो जाएगा म्यू नॉट I
म्यू नॉट आई और इंटू 2va और नीचे हो जाएगा 2 पाई और इधर बच गया 1/x माइनस ए माइनस x प्लस ए। तो 2 से 2 गया, हो गया म्यू नॉट आई वी ए अपॉन पाई, म्यू नॉट आई वी ए अपॉन पाई और एलसीएम लोगे तो हो जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, x कट जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल आ रहा है वो मैं लिख देता हूं आपको, a और a 2a हो जाएगा जी, तो 2 म्यू नॉट आई वी ए स्क्वायर अपॉन पाई और नीचे बच जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए। ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसा कोई है? 2 म्यू नॉट आई वी ए स्क्वायर पाई एक्स माइनस एक्स प्लस ए, सेकेंड ऑप्शन। तो जो ऑप्शन बन रहा है आपको यहाँ पे वो बन रहा है सेकेंड ऑप्शन, आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए होंगे। ठीक, ओके। तो 42 हो गया, 43 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? तो 43 के अंदर है कि a system S consists of 2 light coils A and B in same frictionless plane. The coil A carries a steady current I while the current B suspended nearly as shown figure. If the system is heated so as to raise the temperature of the coil steadily. देखो, एक coil जो है उसमें बैटरी से कनेक्टेड है और दूसरा coil जो है वो ऐसे ही हैंग है। सवाल को समझना पड़ेगा पहले। 2 लाइट कॉयल है ए एंड बी। कॉयल ए कैरीज अ स्टेडी करंट, एक में स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, वाइल बी इज सस्पेंडेड नियर बाई, पास में ही, एज शोन इन फिगर। सिस्टम को हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से इसमें करंट फॉल करेगा। तो जब करंट फॉल करेगा यहाँ पे तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये क्या करेगा कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा, है ना। और जब दो कॉइल के अंदर सेम डायरेक्शन में अगर करंट इंड्यूस हो जाए, फ्लो करे, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। फिर से देखते हैं क्या हुआ। हीट करने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से इस सर्किट में करंट जो है वो फॉल करने लगा, घटने लगा, डिक्रीज होने लगा। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है करंट क्या होगा? फॉल करेगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस में जो करंट इंड्यूस था पहले तो कांस्टेंट फ्लो कर रहा था क्योंकि स्टेडी करंट था। अब करंट घटने की वजह से इसमें क्या होने लगा? मैग्नेटिक फ्लक्स फॉल करने लगा, चेंज होने लगा। तो क्या करेगा? इंक्रीज करना चाहेगा। इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? जिस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा था, करंट इसमें फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में इसमें भी प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा? फिर अट्रैक्शन होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो हो गया 43। आगे चलेंगे 44 की तरफ। 44, a direct current of 4 ampere and alternating current having maximum value of 4 ampere flows through two identical resistance same है। The ratio of heat produced in the two resistance, है ना। तो ये भी आसान है। 44, H जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, तो H1 अपॉन H2 हो जाएगा I1 अपॉन I2 के स्क्वायर के। ठीक है, तो एक में है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट 4 एम्पियर, और दूसरे में है एसी करंट, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? आरएमएस लेते हैं 4√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? आसान था। तो हो गया 44। 45,
तो ठीक है, आ जाते हैं 45 पे। 45 के अंदर बोल रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड एट फार ऑफ प्लेसेस। किसके वजह से? एट हाई वोल्टेज लो करंट। सही बात है, पहला स्टेटमेंट ही सही है। हाई ट्रांसमिशन लाइन आपने देखा होगा, बड़े बड़े टावर्स के ऊपर हाई एक्सटेंशन वायर जाता है, उसके अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो वेरी हाई वोल्टेज पे होता है। उसमें लिखा हुआ रहता है, आप देखेंगे डेंजर 220 किलो वोल्ट, 440 किलो वोल्ट, इस तरीके से 120 किलो वोल्ट, वेरी हाई वोल्टेज पे जो करंट का है वो ट्रांसमिशन होता है। और वेरी लो करंट कम करते हैं ताकि लॉसेस कम हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा हाई वोल्टेज एंड लो करंट। 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। 46 देखेंगे हम लोग। देखिए 46 the potential difference across the resistance, capacitance, inductance are 60, 40 and 120 volt respectively in LCR circuit. The power factor of this circuit. तो क्या क्या दे रखा है इसमें? दे रखा है VR दे रखा है 60, VC दे रखा है कितना 40 एंड VL दे रखा है 120। ठीक है, तो पावर फैक्टर पूछ रहा है तो सबसे पहले तो tan phi लिख लेते हैं। tan phi क्या होता है? tan phi होता है जी मॉड ऑफ जो भी है VL माइनस VC अपॉन VR। तो VL माइनस VC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 माइनस 40 80 अपॉन 60 4/3। पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi। तो cos phi लिखे, tan phi 4/3 है तो cos phi क्या हो जाएगा? 3/5। तो 3/5 का मतलब क्या हो गया? 0.6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 46 का ऑप्शन नंबर 2। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, है ना? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। 47 आ जाते हैं। 47 पे आसान था। 47 in the circuit shown the AC source has voltage V equal to 60 cos omega t। ओमेगा दे रखा है 4000 रेडियन। the amplitude of current will be nearest to। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक सर्किट बना हुआ है और V इक्वल टू दे रखा है 60 cos ओमेगा t एंड ओमेगा जो दे रखा है वो है 4000 रेडियन। ठीक, मैं यहाँ पे R देख रहा हूँ रेजिस्टेंस टोटल सर्किट में अगर देखेंगे आप टोटल रेजिस्टेंस तो 15 ओम और 5 ओम इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो टोटल है 15 + 5 20 ओम। और अगर मैं एक्सेल लिखूं तो एक्सेल हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा है 4000 और एल है 2.5 मिली हेनरी। तो ये हो जाएगा 10 ओम। ये एक्सेल आया। और एक्सी लिखेंगे तो हो जाएगा 1/ओमेगा-c तो 4000 और इसको लिखोगे तो यह है 25 माइक्रोफैराड। और इसको भी सॉल्व किया तो क्या आया? 10 ओम। ये हो जाएगा 25 इंटू 400 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर -6 10 टू -1 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सी और एक्सएल बराबर है, रेजोनेंस कंडीशन है। तो जब रेजोनेंस कंडीशन है हमसे क्या पूछ रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो आई क्या हो जाएगा? V/R। V कितना है? V है 60, R कितना है? 20, कितना हो गया? 3 एम्पियर। आसान सवाल है ना? तो सवाल देखने में आपको लग सकता है थोड़ा, लेकिन आसान है। आप एक्सेल एक्सी जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आपको पता चलेगा कि रेजोनेटिंग कंडीशन है, एक्सेल और एक्सी बराबर हो गया।
है ना, तो मतलब सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव हो गया, और प्योरली रेजिस्टिव हो गया तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, कॉन्स्टेंट हो जाएगा करंट। ठीक है, तो हो जाएगा 3 एम्पियर। क्लियर। 48 नंबर देखेंगे हम लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय ई इक्वल टू, दे रखा है इक्वेशन, वेयर ई जेड एंड टी आर इन वोल्ट्स मीटर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के निकालना है। तो के इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन सी। अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो ओमेगा दे रखा है ओमेगा टी, तो ओमेगा है 9 इंटू 10 टू द पावर 8 और सी हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये आ गया 3 पर मीटर, है ना। तो के आ गया 3 पर मीटर और इसका ऑप्शन हो जाएगा 48 का सेकंड। आसान था। के इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अपॉन सी, तो हमने ओमेगा अपॉन सी कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है। तो इस तरीके से 48 भी हो चुका है। 49 out of the following option which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave? ठीक है, out of following option which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave? ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ बनाने वाला है नहीं। स्टेशनरी चार्ज गलत बात है, चार्जलेस पार्टिकल गलत बात है, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो 49 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, है ना। तो ये हो गया, 49 भी हो गया। 50 लास्ट सवाल है। 50 अ लिनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन एज, इक्वेशन दे रखा है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग इनफाइनाइट, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, वॉल z इक्वल टू बी, एज्यूमिंग दैट मटेरियल ऑफ वॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, डेंसर मीडियम, इसका मतलब द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी। तो देखिए इंसिडेंट वेव दे रखा है इक्वल टू ई नॉट जे कैप कॉस के कैप जेड माइनस ओमेगा टी। अब देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। हमें कुछ नहीं करना है, यहां पे जो z है ना, z के जगह पे हम लोग माइनस z डाल देंगे, है ना, या k की जगह माइनस k डाल दो और j के जगह पे माइनस j आ जाएगा। ठीक है, और फेज में चूंकि फेज प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी प्लस पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस पाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज में चेंज आता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई नॉट जे कैप कॉस माइनस जेड के माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, है ना। और इसको लिख सकते हैं माइनस ई नॉट जे कैप और कॉस पाई ठीक है। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा ई नॉट जे कॉस जेड के प्लस ओमेगा टी। और ऑप्शन देखेंगे तो यह है रिफ्लेक्टेड वेव का बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो है सेकंड ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्या क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होने से डायरेक्शन चेंज हुआ, है ना, तो इसलिए इसको माइनस करना पड़ा। ठीक है, फिर पलट जाता है वेव, इसलिए उसको माइनस करना पड़ा। ठीक है, फेज में चेंज आता है, कितने का फेज में चेंज आता है, जब डेंसर मीडियम से होता है तो पाई से। तो क्या करना होता है बेसिकली, जहां जे
हम आई जे जो भी है डायरेक्शन वहाँ पे बस माइनस डाल दो और पाई ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेपर, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।